जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गरुड़ ऑनलाइन पर। आज हम दिनांक 13 तारीख का पेपर यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं और ये देखते हैं कि 13 तारीख का ये जो पेपर है जो सुबह भेज दिया गया था बच्चों को, इस पेपर के अंदर आज क्या खास होने वाला है। तो सवालों के साथ हम शुरू करेंगे और विभिन्न सवालों के साथ में हम ये भी देखेंगे कि यदि उन प्रश्नों के अंदर कोई और भी प्रश्न बन रहा है तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि उस प्रश्न को भी हम साथ में हल करता हुआ चलें। यानी ये जो पेपर है ये केवल एक सॉल्यूशन बेस्ड पॉइंट या वो नहीं है प्लेटफॉर्म। इस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ में यदि कोई स्टडी मटेरियल भी हम आपको दे सकते हैं तो वो भी देने की हम यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल हमसे क्या कहता है। पहला सवाल है, गणित का सवाल शुरू हो रहा है। पहला सवाल है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनमें से एक संख्या जो है वो 25 है तो दूसरी संख्या क्या है। यदि इसका बिल्कुल सिंपल काम करें तो दो संख्याओं का गुणनफल तो सर सीधा, यदि मैं इस सवाल को बताऊं तो दो संख्याओं का यदि हम गुणा करते हैं तो 400 आ रहा है और उसमें से यदि एक संख्या 25 है तो सीधा ही मुझे उसमें 25 का भाग देना है। जैसे ही मैंने 25 का भाग दिया तो यहाँ पे उत्तर आ गया 16। ये एक सिंपल सा पैटर्न था। यदि इसको तरीके से समझना चाहते हो तो भी उस पर बात करते हैं कि कोई भी दो संख्याएं हैं। अगर आपने कहा कि एक संख्या ये है x और दूसरी संख्या है यहाँ पे 25 और आपने कहा कि यहाँ पे इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो 400 आता है, तो जैसे ही आपने कहा तो आपको यहाँ पे x का मान निकालना है। तो x बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 400 बटे में 25। वापस से जो आपका उत्तर आएगा वो कितना आएगा 16। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता इस सवाल के अंदर कोई बहुत बड़ी बात थी, लेकिन फिर भी आपको सॉल्यूशन के रूप में एक बार बता दिया गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष बचे। सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ से पकड़िए आप। यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है छोटी संख्या, यानी ये बात तो समझ में आ रही है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो एलसीएम तो लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो सबसे पहले हम यहाँ एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम के अंदर हमारे पास में संख्याएं हैं 6, 7। मैं पूरा लेके बता देता हूँ आपको। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो नए हैं, तैयारी कर रहे हैं और उन्हें एलसीएम भी नहीं आ रहा है। कई बार हम कक्षाओं में देखते हैं ऐसे विद्यार्थी भी हमें मिलते हैं। तो कोई बात नहीं है, सीखना हमारा काम है। और सांप सीढ़ी वाली जो बात होती है हम उस बात को लागू करते हैं कि रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। तो हम बस उसी बात पर रह रहे हैं कि चलते रहिए, सीखते रहिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप परिपूर्ण हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये 2 से जब हमने किया तो यहाँ आया 3, ये 7, ये आपका 4, यहाँ पे 9 और यहाँ पे आपका हो गया 6। क्लियर। फिर 2 से भाग देते हैं। फिर 2 से भाग दिया तो ये 3, ये 7, ये 2, ये 9, ये 6 नहीं सॉरी यहाँ पे 3। उसके बाद में फिर भाग दिया आपने 2 से तो 3, 7, 1, 9, 3। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 3 से भाग जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा। तो 1, 7, 1, 3, 1। फिर अगर और आगे देखते हैं तो एक बार 3 से भाग जाएगा और एक बार 7 से भाग जाएगा। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इस सवाल को। तो इन सभी संख्याओं का अब आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 21, 21 का 3 से करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 63, 63 का जब आप 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग 126, 126 का जब आप 2 से गुणा करेंगे तो 252 और 252 का जब आप 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लगभग 504। अब वापस से बात को समझते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6, 9, 8
6, 7, 8, 9, 12 से भाग देने पर पूर्ण विभाजित हो जाए। ये बात नहीं बोली गई है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जितनी बार आप भाग दोगे उतनी बार यहाँ पे शेष 2 बचना चाहिए। यानी शेष 2 कब बचेगा? यदि आप 504 की यहाँ पे बात करते हैं तो ये 504 तो वह संख्या है जिसमें 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 12 का पूरा भाग जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे 2 बचाने हैं। कैसे बचाएंगे आप 2 तभी बच सकते हैं जब हम इस 504 में यहाँ पे 2 को जोड़ दें। जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर है वो आएगा यहाँ पे 506। और 506 का जो उत्तर आएगा उसको आप ध्यान से देखेंगे तो चाहे आप 6 से भाग दो, 7 से भाग दो, 8 से भाग दो, 9 से भाग दो, 12 से भाग दो, आप भाग जब भी दोगे तो 504 की संख्या तक तो आपका पूरा भाग जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पूरा भाग जाएगा तो वहां पे यदि 506 दी हुई है संख्या तो आपका बचेगा कितना? 2। और वही अपना क्वेश्चन अपन से चाहता है कि हर बार 2 शेष बचना चाहिए। यानी किसी भी संख्या से यदि भाग दो तो 2 बचना चाहिए। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे 506 जो है वो राइट माना जाएगा। क्लियर हो गई? तो आपका यहाँ पे आंसर बन रहा है डी। कई बच्चों ने जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो पेपर सुबह जब सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर की पहले बना के भेज देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं जब देख रहा था तो उसमें एक बच्चे का आंसर 504 था। कहीं शायद उदयपुर रैली का बच्चा है और ओसिया के पास में कोई गांव है, वहां से देख रहा था, तो उसने 504 आंसर दिया था। नाम उसका शायद मुझे याद है तो शायद हीरा राम नाम है। तो मैं हीरा राम को स्पेशल कहना चाहूँगा कि हीरा राम इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना और अपना जो आंसर है वो 504 की बजाय अब 506 कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है। आम कितने हैं ये पता नहीं है, लेकिन 2 किलो 600 ग्राम है। 2 किलो 600 ग्राम यानी 2600 ग्राम भी तो लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। और तथा कुछ सेब जो हैं वो 1 किलो 450 ग्राम है, यानी हम लिख सकते हैं कुल वजन उनका जो है वो 1450 ग्राम है। तो बोला कि आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है, यानी दोनों के अंतर की बात हो रही है। तो जब अंतर की बात हो रही है तो हम भी अंतर कर देते हैं। तो यहाँ पे 6, 10, 5, 1 और 1, तो 1150 ग्राम का इनका अंतर आ रहा है। 1150 ग्राम को हम लिख सकते हैं 1 किलो 150 ग्राम, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्लियर? कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो है कि sin 60 का मान क्या है। ये यहाँ पे ये गलत है, ये एक्चुअल में यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो sin 60 का जो मान होता है वो सारणी आपको बताई हुई है और ये प्रश्न तो जो है वो सारणी का है। तो यहाँ पे जो आंसर सी है वो हमारा राइट माना जाएगा, क्योंकि sin 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। बढ़े आगे। ये जो इस प्रकार के सवाल होते हैं, फॉर्मूले का सवाल हुआ, सारणी में मान पूछने का सवाल हुआ, ये वो सवाल हैं जो परीक्षा के अंदर आपको 2 नंबर बिल्कुल मुफ्त के दिलाते हैं, यानी आपका एक प्रश्न हमेशा के लिए राइट करवा देते हैं। तो मैं हर बच्चे को ये कहना चाहूँगा कि सारणी जो आपको सिखाई गई है या उसका जो शॉर्टकट आपको सिखाया गया है उसको ध्यान से सीखिए, देखिए, और यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो पुनः एक बार उसका प्रयास वापस कर लीजिए। फिर भी नहीं होता है तो आप कॉल के माध्यम से पूछ लीजिए। तो कई हमारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो अभी दूर दराज गाँवों में बैठे हैं, परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। उन बच्चों से मेरी ये खासकर गुजारिश है। बढ़ें अगले सवाल पर। अगला सवाल कहीं ना कहीं घातांक का सवाल है और बच्चे ये पूछते हैं कि सर आपके जितने भी पेपर आते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपका एक सवाल घातांक जरूर होता है। तो मेरे फेवरेट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है ये, तो इसलिए मैं घातांक की बात का एक सवाल आपके लिए हमेशा देता हूँ। एक फॉर्मूला लिखाया हुआ है आपको कि a की घात 0 बराबर 1, यानी किसी भी संख्या की यदि हम घात 0 कर देते हैं तो उसका जो मान है वो 1 आता है। क्लियर? चाहे वो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। तो यहाँ पे तो सामने दिख रहा है
कि 5 की घात शून्य गुणे में 5 की घात शून्य। मैं इस क्वेश्चन को दो टाइप से लिखता हूँ। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हुआ आता है, देखना। तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे लिखा हुआ आ जाता है कि 5 की घात शून्य प्लस 5 की घात शून्य। ये अलग सवाल है और ये अलग सवाल है। आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों में जो बीच में चिन्ह है, एक में गुणा का चिन्ह है और एक के अंदर प्लस का चिन्ह है। हालांकि हमारा जो सवाल है वो गुणा का है, लेकिन मैं दोनों बात आपको समझा रहा हूँ। तो जब गुणा की बात आई तो पहले हम यहाँ मान तो हल करें। तो 5 की घात शून्य का मतलब हुआ 1, गुणे का निशान हो गया। 5 की घात शून्य का मतलब हुआ 1, और 1 से 1 का गुणा जब होगा तो उसका उत्तर 1 ही आएगा। क्लियर हो गया? तो इसका जो आंसर है वो आंसर ए रहने वाला है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। जैसे जो हमने कहा था, शुरू में हमने कहा था कि अगर रिलेटेड कोई सवाल होगा तो वो भी हम जरूर बताएंगे। पेपर लंबा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने को मिल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। तो यदि 2 मिनट 5 मिनट हमारा एक्स्ट्रा हो भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें कम से कम नई चीजें जरूर सीखने को मिल रही है। अब आते हैं इस पे। तो सर 5 की घात शून्य का मतलब हुआ 1, प्लस लगा हुआ है बीच में। 5 की घात शून्य का मतलब हुआ 1, और इसका जो आंसर है वो आंसर 2 बन जाएगा। क्वेश्चन यदि बिल्कुल पास में लिखे हुए आ जाएं तो कई बार बच्चे इन चिन्हों का यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप आज जो मैंने आपको बात बताई है इसके बाद में आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, एक सवाल मैं भी आपसे पूछ रहा हूं और उसका भी मुझे जवाब चाहिएगा कि मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि 0.001 का वर्ग कितना होता है। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा था और मैं चाहूंगा कि आज कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर लिखें। और एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, 0.2 गुणे में 0.3 और गुणे में आपका लिख देता हूं मैं 0.6, और इसका भी आंसर मुझे यहाँ पे चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा सवाल दिया है मैंने, मतलब आज की यदि बात कहूँ तो मैं चौथी क्लास का सवाल है ये, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ के दिया है क्योंकि अब मैं रोज जो हमारा पेपर होगा उसमें रोज पेपर के अलावा भी 2 क्वेश्चन और दूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के उसका आंसर देना है। क्लियर? बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल आ रहा है हमारा, 14 भाग में 2 है, फिर का है, प्लस है, और शुरू में आप देखेंगे तो डिवाइड है। कई बच्चे यहाँ पे जो गलती करेंगे वो मैं पहले बता देता हूँ। कई लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व कर देंगे, सबसे पहले इसको कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पहुँचेंगे और फिर ये काम करेंगे और उनका उत्तर होगा गलत। अगर हम सही बात करें तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये बोर्ड मास। जब हम बोर्ड मास यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये जो बी है, इस बी का जो मतलब है वो ब्रैकेट से है, ये ओ का मतलब ऑफ से, डी का मतलब यहाँ पे है डिवाइड से, भाग जिसको बोलते हैं, एम यानी मल्टीप्लाई जिसको आप हिंदी में गुणा बोलते हैं, ए आपका हो जाएगा एडिशन यानी आपका जोड़, और एस से हो जाएगा आपका सब्सट्रैक्शन यानी जिसको बोलते हो आप अंतर, घटाव। तो बी यानी सबसे पहले वापस लिख देता हूं यहाँ पे सिखाने के लिए, क्योंकि मेन मकसद है सिखाना। तो बी जो है ब्रैकेट यानी आप कोष्ठक की बात कर सकते हो। ओ से है ऑफ, ऑफ का मतलब का यानी इसको आप लिख सकते हो गुणा, डिवाइड यानी भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी वापस से गुणा, ए से एडिशन यानी योग, और एस से सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। अगर इस बात को समझते हैं तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो अब इसका नियम क्या है वो भी देखते हैं। तो बोर्ड मास में यदि कोई भी आपका यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, अगर उसमें सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट है, कोष्ठक है, तो दोस्तों कोष्ठक हल होगा। उसके बाद में ओ यानी ऑफ, फिर डिवाइड यानी डी, यानी कहीं ना कहीं का के बाद में जो नंबर आता है वो भाग का आता है। तो इस क्वेश्चन में भी यही तो रगड़ा है कि यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है वो का हल होगा, पहले का उसके बाद में भाग। आ गई बात समझ में? अब देखिए ये क्वेश्चन वापस लिख देता हूं कि 14 भाग में आपका 2 का 7 प्लस 5, तो सबसे पहले जो पकड़ा जाएगा वो ये पकड़ा जाएगा। जैसे ही आप 2 का 7 करोगे आपका काम है 2 का 7 से गुणा करना और आपके पास में उत्तर आएगा 14।
यहाँ पे भी आप 14 लिखेंगे, भाग में 14 प्लस में 5, अब फिर भाग होगा और योग बाद में होगा, तो 14 में 14 का भाग जाएगा तो 1 प्लस हो गया आपका 5, तो आपका यहाँ जो उत्तर होगा वो 6 होगा। तो आंसर नंबर सी जो है वो आपका राइट माना जाएगा। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल कहीं ना कहीं हमारा अनुपात के चैप्टर से है, और अनुपात के चैप्टर में हम कह रहे हैं यहाँ पे मध्य अनुपात की बात। तो मध्य अनुपात का कुछ पैटर्न जो है वो ये क्वेश्चन दो प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है, यानी ये जो प्रकार अभी आपके सामने लिखा है ये इसका तीसरा प्रकार है। अगर ये चाहें तो ये इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं पहले में कि 0.02 अनुपात में आपका x, फिर ये लिख सकते हैं यहाँ पे समानुपात में x, और फिर से आपको दे सकते हैं अनुपात में 0.32। यदि कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि सर ने पॉइंट के पहले वाला 0 क्यों नहीं लगाया, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है लिखना। वापस मैं बता देता हूँ, इसका दूसरा रूप जो लिखा जा सकता है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x अनुपात में 0.02 समानुपात में हो गया आपका 0.32 और अनुपात में हो गया आपका x। ये सवाल ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, यानी जब इस सवाल को आपको हल करना है तो इन दोनों में से किसी ना किसी एक रूप में तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। यानी अब अगर हम सेकंड वाले पैटर्न पे बात करते हैं, तो सेकंड वाले पैटर्न पे जब हम बात करते हैं तो बाहर बाहर वाली जो है इनका गुणा, और अंदर अंदर वालों का जब कहते हैं तो आपस में गुणा। तो हम x का x से जब गुणा करेंगे तो सर वो तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारा हो गया 0.02 का गुना हो गया हमारा 0.32 से। कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा कर लेते हैं पहले, पॉइंट के बाद में 2 संख्या, पॉइंट के बाद में 2 संख्या, यानी पॉइंट के बाद में अब आपके यहाँ पे 4 संख्या तो मौजूद होनी चाहिए। तो 4 संख्या में 32 का 2 से गुणा करता हूँ सर, यहाँ आ गया 64.0064। क्लियर? और यहाँ पे है आपका x स्क्वायर। आपने यहाँ से वर्ग हटाया, स्क्वायर हटाया, तो यहाँ पे आपका रूट चढ़ जाएगा। इस 64 का हो जाएगा आपका 8, और 2 जीरो से हो जाएगा आपका 1 जीरो, और रह जाएगा पॉइंट का पॉइंट, यानी आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 0.08। क्लियर हुआ? तो आपका आंसर यहाँ पे ए जो है वो राइट माना जाएगा। चलें अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा फिर से संख्या पद्धति का आ रहा है। अगले सवाल में जब हम देखेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है दोस्तों वो तो 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो होती है आपकी 4। क्लियर हो गई? अब बोला है कि इनका मसप, तो 2 और 4 का जो मसप होता है वो तो 2 ही होता है। तो जब आप 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 2। क्लियर? इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ भाषा का सवाल था। तो 2 और 4 का HCF कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 का भाग दिया आपने 4 में, 2 दूनी 4, खेल खत्म, तो भाग पूरा पूरा चला गया। तो ये जो 2 है ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? HCF हो गया। और HCF का मतलब मसप होता है हिंदी में, और आंसर 2 पे हम राइट पहले ही लगा चुके हैं। क्लियर? अगले सवाल पे आते हैं कि अगला सवाल हमारा क्या है। एक कार को 90 किलोमीटर चलने में 5 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होती है। यदि उस कार को हम यहाँ पे 90 किलोमीटर चलाएं तो हमें यहाँ पे 5 लीटर पेट्रोल चाहिए। यानी हमारी कार का जो एवरेज हो गया वो लगभग हो गया 18 किलोमीटर पर लीटर। यानी 1 लीटर के अंदर हमारी जो कार है वो 18 किलोमीटर चल रही है। अगर 1 लीटर में 18 किलोमीटर चल रही है तो आप देख लीजिएगा कि 5 लीटर में वापस कितनी चल जाएगी आपकी? 90 चल जाएगी। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूर चलेगी? तो 20 लीटर यानी 1 लीटर में चलती है आपकी यहाँ पे 18 किलोमीटर।
तो 20 में कितनी चलेगी? तो सिंपल सी बात है, 18 का 20 में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 18 दूनी 36 और 0, यानी जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 360 किलोमीटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। बढ़े आगे, अगला सवाल क्या कहता है हमारा, चलिए उसको देखते हैं। अच्छा सवाल है कि 16 घोड़े उतनी ही घास खाते हैं जितने की 12 बैल, यानी दोनों बराबर हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 घोड़े उतनी ही घास खाते हैं, यानी दोनों का अनुपात बराबर है, जितने की 12 बैल। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको ध्यान से देखिए, इनका अनुपात बना लेते हैं। 4 से गया ये आपका 3 बार और 4 से गया ये आपका 4 बार, यानी घोड़े और बैल के बीच में जो अनुपात है वो 4:3 बन चुका है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे का। तो बताओ 20 घोड़ों के बराबर कितने बैल घास खाएंगे? यानी इनके बीच में ये जो अनुपात है ये 4:3 का रहना है, ये फिक्स है। लेकिन अब घोड़ों की संख्या बढ़ानी है। अगर मैं यहां पे घोड़े 20 कर दूं तो ये पूछ रहा है कि यहां पे बैल कितने आएंगे, यही तो सवाल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि घोड़े यहां पे कितने होने चाहिए? अनुपात में 4, संख्या में कितने बोल रहा है? 20। तो एक बराबर हो गया आपका 20/4, यानी 5। 5 आपका एक का मान आया, तो 5 का जब आप इस 4 से गुणा करेंगे तो वापस 20 तो आएगा ही आएगा। लेकिन जब आप इस 5 का इस 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 15। यानी अब आपको यहाँ पे 20 घोड़ों के बराबर कितने बैल लगाने पड़ेंगे? 15 बैल लगाने पड़ेंगे। क्लियर? मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कई बार मैं इसको पहले भी जब कभी करवाया है तो ये सवाल कई बार कई बच्चों के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है कि सर ये कैसे होगा। तो इस सवाल को करने के और भी कई तरीके हैं और होती कोशिश होगी मेरी तो मैं इसको क्लास में भी एक बार आप लोगों के समक्ष और हल करवाऊंगा। क्लियर? चलते हैं अगले सवाल पर। यह है हमारा नया सवाल। कहीं ना कहीं औसत का सवाल है, नाम से पता चल रहा है। क्वेश्चन है हमारा कि 30 पेन है, 75 पेंसिल है, 510 रुपये में खरीदे गए हैं। एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है, तो एक पेन का औसत मूल्य कितना था? सिंपल सी बात है, 30 पेन और 75, यानी 30 पेन प्लस 75 पेंसिल, ये मिला के आपका 510 रुपये में आया है। कोई दिक्कत ही नहीं है। एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये था। अरे भैया मेरे पास में पेंसिल है कितनी? तो मेरे पास में जो पेंसिल है वो तो है 75। 2 रुपये की एक अगर मानूं तो कुल पेंसिल हो गई मेरी 150 रुपये की। यानी ये भी बात पता चल गया कि 510 रुपये के अंदर 150 रुपये की मेरे पास में सिर्फ पेंसिल मौजूद है। तो 0, 11 में से 5 गया आपका 6, 4 में से 1 गया 3, यानी ये जो 360 रुपये का मूल्य बचा, ये मूल्य मेरा किसका बचा? पेन का। लेकिन कितने पेन का बचा? तो यानी 30 पेन का जो सर मूल्य है वो बचा है मेरे पास में 360 रुपये। कोई दिक्कत? तो एक का मान यदि निकालना है औसत, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये आ गया। तो आपका 0 से 0 और ये कट गया, तो यहाँ पे उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा? 12 रुपये। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर? बहुत सिंपल सवाल है, एक बार वापस सुन लीजिएगा कि 30 पेन और 75 पेंसिल मिलकर 510 की हो गई। कोई बात नहीं, एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये बोल रहा है। पेंसिल कितनी है? 75 है। 75 पेंसिल यदि 2 रुपये की है, तो 75 पेंसिल यदि 2 रुपये की है तो पेंसिल का मूल्य कितना हुआ? 150 रुपया। 510 में से 150 रुपये हटा दिए तो 360 रुपये बचे। वो क्या है? 360 रुपया 30 पेन का मूल्य है। तो 30 पेन का मूल्य है तो 360 में 30 का भाग दिया तो एक पेन का मूल्य कितना आ गया आपका? 12 रुपये। क्लियर हो गया? तो आंसर आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा।
बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि एक कुकर को 16% के लाभ पर बेचा गया। बहुत बढ़िया बात है। यदि उसे 20 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। अच्छा, यदि आप 20 रुपए अधिक में बेचोगे तो 20% का लाभ होता। कुकर का क्रय मूल्य कितना, यानी घर में कितने में आया था? घर में जितने में भी आया था, जितने में भी आया था, जो भी मूल्य था, 1 रुपया था चाहे 1 लाख रुपया था, मूल्य हो गया 100%। ठीक है, 16% के लाभ पर बेचूं तो ये हो जाएगा आपका 116% की बजाय यदि 20% लाभ पर बेचूं यानी 120% पर बेचूं तो बोल रहा है कि 20 रुपए अधिक मिलते। बिल्कुल 20 रुपए अधिक मिलते, लेकिन समझने वाली बात है कि 16% की बजाय यानी 116% की बजाय यदि 120% पर बेचेंगे तो प्रतिशत कितने अधिक मिलेंगे? 4%। कितना अधिक मिल गया? 4। लेकिन रुपए कितने अधिक मिल गए? 20। आपको बात बताई हुई है परसेंट का मान कहाँ जाता है। 20 बटे में 4 गुणा किसका होगा? 100। आपका ये कट गया 5 बार और आपका उत्तर आ गया यहाँ पे। क्लियर? अगर आप इस सवाल को चेक करना चाहें, अब मैं आपको इसका तरीका भी बताता हूँ। वैसे तो आंसर सी आ गया, चेक आपको ही करना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि क्या ये करने से उत्तर आपका सही आया या नहीं आया। चलिए मैं तरीका बता रहा हूँ। आप एक काम कीजिएगा, 500 रुपये सही मान है या नहीं इसको चेक करने के लिए पहले 500 रुपये की चीज़ को एक बार आप 16% के प्रॉफिट पर बेचना, यानी 16% के लाभ पर बेचना। एक बार आप क्या करना कि 500 रुपये की जो आपकी चीज़ है इसको आप 4% ज़्यादा यानी 20% जो क्वेश्चन ने बोला है उस पर बेचना। और आप मुझे एक मान बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि इन दोनों मानों का जो अंतर है वो 20 आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया तो आपका सवाल, आपने जो कैलकुलेशन की है वो गलत है, और अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख के मुझे इसका आंसर देंगे। क्लियर? बढ़े आगे। अगला सवाल, 1 सही 1/2 मिश्र भिन्न है, साधारण में बदलते हैं। 2 और 1 का गुणा 2 और जो भी आया वो जुड़ गया, यानी हो गया आपका 3/2। और इसने बोला कि 3/2 में कितने आधे हैं। एक सवाल बहुत पहले किया था हमने कि 8 में कितने 4 हैं, तो आपने 8 में कितने 4 हैं तो आपने भाग दिया और आपका उत्तर आया था 2, यानी जितना पूछा गया उसका भाग दे देंगे। तो 3/2 में कितने आधे हैं, आधे को हम लिख सकते हैं ऐसे 1/2। तो 3/2 में हमने कह देते हैं 1/2 का भाग, नीचे के 2 से नीचे का 2 कट गया और आपके पास में बचा 3/1 जिसका मान कितना होगा? 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 3। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वापस बता देता हूँ। 3/2 भाग कर दीजिएगा 1/2 का। मुख्य बटे की लाइन, बटे के नीचे बटा, मैंने कहा था ऊपर आके गुणा होके हो जाएगा ये 2/1। 2 से 2 कट गया, आपके पास में फिर बचा 3/1 जिसका मान पुनः कितना आ गया? 3। क्लियर? तो मुझे लग रहा है अब तो समझ में आ गया होगा। चलते हैं 14वें नंबर सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल हमें क्या बात बोल रहा है। अच्छा सवाल है। सर 10 की घात 20 जब देखता हूँ तो घातांक की बात याद आती है, और जब परसेंटेज देखता हूँ तो आपकी प्रतिशत की बात याद आती है। ये आज एक कमेंट आया था जब सुबह किसी बच्चे ने पेपर वहाँ पे सॉल्व करके उसकी आंसर की बना के भेज दी थी और बोला था कि सर मेरे 48 क्वेश्चन जो हैं वो राइट हो रहे हैं। और अपना प्रीवियस स्टूडेंट है, यानी उदयपुर रैली में रहा हुआ है, हमारे पास में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी गांव में बैठा है और हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज़ अपने पेपर जो है वो सॉल्व कर रहा है। तो कह भी रहा था कि सर कल परसों मैं आ रहा हूँ, लेकिन पेपर देख के बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ आपसे वापस सीखने को मिल रहा है, कई नई बातें समझ में आ रही है। तो हमारा कहीं ना कहीं जो हमारा प्रयोजन है, हमारा जो मकसद है वो हल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो उसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद और यूट्यूब चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चैनल के माध्यम से हम जो हैं बच्चों तक वापस पहुंचने में एक बार जो हैं हम सक्षम हो पाए। क्लियर?
अब बात करते हैं इसकी 10 की घात 20 का 100% क्या है। तो मैंने ये बता रखा था कि चाहे संख्या कोई भी हो, चाहे संख्या कोई भी हो, वह अपने आप का कितना परसेंट होती है, 100% होती है। तो 10 की घात 20 भी जो है अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन ही होगा, यानी 10 की घात 20 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 है, क्लियर, 200% का मान 90 है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 200% बराबर में 90। यदि इसकी बात करें 90, 200 गया आपका नीचे, प्रतिशत का गुणा 100 से, संख्या कितनी है, तो सर वो संख्या तो है आपकी 45। उसका 80% कितना होगा, इसका शॉर्ट कर रहा हूं अभी, रुक जाना। तो 45 का 80%, 0 से 0, 5 से गया 2 बार, 5 से गया आपका 9 बार, 2 से 8 कट गया आपका 4 बार, और 9 का 4 से गुणा हुआ, और यहाँ पे उत्तर आ गया आपका 36, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका शॉर्ट कर लें। चलिए सर, इसका शॉर्ट क्या होगा, शॉर्ट की बात आती है। शॉर्ट यदि आप करते हो तो आपका सामने लिखा हुआ है 200% बराबर 90, 90 200, यदि सर गुणा 100 का हो गया तो पूरा मान आएगा। निकालना कितना है, 80, ये लो 80। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से 8 गया आपका 4 बार, 9 चौक 36। एक स्टेप के अंदर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे आंसर 36। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, बढ़े आगे। अगला सवाल, मिलाते रहना। यदि कोई आंसर आपका गलत हो गया है, सुबह आपने गलत कर लिया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम से उसको ठीक कर लीजिए, देख लीजिए, क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, और ये कोशिश कीजिए, ये पता लगाइए कि आपकी गलती कहाँ हुई है। वैसे मुझे उम्मीद है कि गलतियाँ नहीं होगी, क्योंकि आप लोग बेहतरीन हैं, आप लोगों ने पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा है, 2 बार आपका कोर्स हुआ है। और जो नए बच्चे हैं, जो अभी हमसे नए जुड़े हैं, उन सभी बच्चों से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एक एक क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से देखिए। यदि आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उस मिस्टेक को पकड़िए कि हमारी मिस्टेक यहाँ पे हुई है, तब आपको पढ़ने का मज़ा आएगा, और जब आप जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको ज़रूर फल मिलेगा। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं हमारा, कि निम्न क्रम को व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तर्कसंगत, ठीक है, तर्कसंगत है। तर्कसंगत के लिए मुझे एक बात याद आ रही है, मैं पहले एक जगह कहीं पे जब मैं वर्किंग करता था तो वहाँ पे जो हमारे सीनियर हुआ करते थे, वो इस शब्द का बार बार प्रयोग करते थे, और शब्द का प्रयोग करते थे, और हमेशा मुझे कहते थे रिलेवेंट, कि ऐसा पढ़ाना जो रिलेवेंट हो, ऐसा कोर्स बनाना जो रिलेवेंट हो, ऐसे नोट्स बना के देना हमको जो रिलेवेंट हो। तो हर चीज़ में वो बार बार, जब मैं नया नया था तो ये वर्ड मेरा सुना हुआ नहीं था, तो देखते 2-4 बार सुना, फिर एक दिन आके सर्च किया, मैंने कहा यार रिलेवेंट होता क्या है। तब पता चला कि रिलेवेंट का जो मतलब होता है वो होता है तर्कसंगत, यानी उससे जुड़ा हुआ। क्लियर। तो चलिए कोई नहीं, उनकी याद आ गई तो मैंने वो बात बता दी आपको बीच में। विकल्प का चयन कीजिए, तो बहुत आसान है कि सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर का बीज जमीन में डाला जाएगा, तो चौथा ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता, फूल तो डायरेक्ट या भ्रूण तो डायरेक्ट हो नहीं सकता। तो पहले 1 नंबर का बीज, और 1 नंबर के बीज से मुझे लगता है कि 3 नंबर का अंकुरण होना चाहिए, तो 3 नंबर का अंकुरण होना चाहिए। तो मैं दूसरा ऑप्शन और पहला और दूसरा भी काट देता हूँ, वापस आती है तीसरे पे, यानी एक ही ऑप्शन बचा है, और देखते हैं, कोशिश होगी कि ये राइट हो जाए, लेकिन कोशिश करते हैं पहले। तो 3 नंबर का अंकुरण हो गया, अब हमारा आंसर ही हमारा मेथड बनता चला जाएगा। देखिए 3 नंबर के अंकुरण के बाद में क्या 4 नंबर का भ्रूण बनेगा, बिल्कुल राइट है। इसके बाद में 2 नंबर का पौधा बन जाएगा, बिल्कुल राइट है। 2 नंबर के पौधे से 5 नंबर के फूल आएंगे, बिल्कुल राइट है।
और जब फूल आएंगे तो 6 नंबर के फल भी लगेंगे। यानी सर हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट होने वाला है। क्लियर? तो आप एक बार इसे और ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, सिर्फ जो आपको इधर उधर के ये दिए हुए अंकुरण, भ्रूण, फूल, इनको एक व्यवस्थित क्रम में आपको बिठाना है। यही आपका सवाल था। अगला सवाल करते हैं, विजातीय छांटिए। विजातीय छांटिए, कई बार यहाँ पे विजातीय की जगह जो शब्द लिखा हुआ आता है वो विषम लिखा हुआ आता है। क्लियर? तो उसका भी ध्यान रखना। अपराध, आरोप, नाटा लंबा, गरीब अमीर, हल्का भारी। हल्का भारी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी विलोम हैं। गरीब अमीर भी अपोजिट है, नाटा और लंबा ये भी सर अपोजिट है। लेकिन अपराध और आरोप ये दूसरे के अपोजिट नहीं है, क्योंकि अपराध करते हैं तो आरोप लगते हैं। तो इसका जो विजातीय अगर छांटने की बात होगी तो आंसर इसका ए बिल्कुल राइट माना जाएगा। क्लियर? बढ़े आगे। अगला सवाल, प्रातःकाल, सुबह का समय, जब ग्राउंड में जाते हैं हम दौड़ने के लिए, भोर यानी सुबह का समय, जब सूरज उगा भी नहीं हुआ होता है लेकिन उसकी हल्की सी जो मतलब हल्की सी एक सुबह की छटा बिखेर देता है वहाँ पे, तो भोर हो गया। तो रात्रि, तो रात्रि से पहले यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे संध्या। यदि यहाँ पे संध्या लिखा हुआ आ जाता तो शायद हमारा आंसर होता गोधूली, लेकिन यहाँ पे जब रात्रि लिखा हुआ आ गया है तो यहाँ जो ऑप्शन माना जाएगा वो शाम का समय जब होता है, जब सूरज ढल चुका होता है लेकिन फिर भी प्रकृति के अंदर उसकी हल्की सी रोशनी मौजूद रहती है, तो उस समय को हम जब शाम बोलते हैं तो संध्या हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल, अगला सवाल रीजनिंग के अंदर कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ये कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हम बात करते हैं कि यदि ये जो नंबर है NUMBER, इसको कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है कुछ नहीं इसके अंदर। यहाँ पे NU, यहाँ पे UN, यहाँ पे MB, यहाँ पे BM, यहाँ पे ER, यहाँ पे RE। यानी कहने का मतलब है कि जो कुछ यहाँ पहले लिखा है वो दूसरी स्क्रीन के अंदर उल्टा कर दिया गया है। अब वापस GH की बात करते हैं तो पहले ही पकड़ना शुरू कर दो। तो GH को आप लिखेंगे HG, तो यहाँ HG है नहीं, कटा, HG है नहीं, कटा, इसमें है बिल्कुल। OS उल्टा करो, OS को उल्टा करो तो हो जाएगा SO, इसमें है नहीं, तो आंसर तो यही होगा। अब चेक भी कर लो, SO हो गया, T का T, यानी D ऑप्शन सर हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए आते हैं अंतिम सवाल की ओर। राहुल, मतलब मैथ्स का अंतिम सवाल। राहुल अपनी कक्षा में ऊपर से, चलिए बात को कुछ इस प्रकार से बिठा देते हैं। यहाँ पे ये राहुल बाबा बैठे हैं यहाँ पे। अगर यहाँ से आगे की ओर से हम गिनते हैं तो राहुल बाबा जो है वो 9 स्थान पे है, और यदि पीछे से इस स्थान से गिनते हैं तो राहुल बाबा जो हैं वो 38वें स्थान पर है। और कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? सिंपल सी बात है कि सर राहुल को यदि यहाँ से नम्मा गिना जा रहा है तो कहीं ना कहीं राहुल के जो आगे हैं वो 8 बच्चे बैठे हैं, और यदि यहाँ से राहुल को 38वां गिना जा रहा है तो कहीं ना कहीं सर राहुल के पीछे जो हैं वो 37 बच्चे हैं। क्लियर हो गया? 37 हैं तभी राहुल 38वां, राहुल के आगे 8 हैं तभी राहुल नम्मा। तो यहाँ पे आपके हो गए आगे और पीछे मिला के 37 और 8, तो 8 और 7 15 का 5, 1 3 और 1 हो गया आपका यहाँ पे 4। तो आगे पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो तो हो गए 45। एक राहुल खुद हो गया, तो राहुल जब खुद हो गया तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया आपका? 46। यानी अगर पूरी कक्षा में बात की जाए तो यहाँ पे 46 बच्चे बैठे हैं। आज का पेपर यहाँ पे हम समाप्त कर रहे हैं 20 नंबर सवाल के साथ में। और अब आपकी यहाँ पे साइंस की सीरीज शुरू होने वाली है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि विभिन्न प्लेटफॉर्म से टेलीग्राम ग्रुप्स पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के माध्यम से कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भेज रहे हैं, उनका संयोजन भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो आज की जो सीरीज़ है, आज का जो टॉपिक हुआ है, यहाँ पे 2 प्रश्न डाले गए हैं
एक शायद साइंस में है वो सवाल, एक जीके में भी डाला गया है। तो आप में से भी यदि कोई छात्र है और ऐसा कोई क्वेश्चन हल करवाना चाहता है, अगर वो पर्सनली हल भी चाहता है तो भी वो अपनी जो समस्या है उससे हमें अवगत करा सकता है। दूसरा, एक और बात कहना चाहूँगा, मेरे पास में बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि सर एक बात पूछी जा रही है कि सर पेपर कब होगा, आर्मी का एग्ज़ाम कब है, या नई भर्ती की सूचना आ गई क्या। तो नई भर्ती की सूचना तो अभी नहीं है, लेकिन पेपर वाली जो बात है उस पर सिंपल एक बात मैं कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ कि पेपर की डेट आने से पहले अपने आप को 100% पूर्ण कर लीजिए। यदि कोई भी विद्यार्थी ये सोचता है कि मैं अभी तक 100% पूर्ण नहीं हूँ, तो उस विद्यार्थी को ये बात कभी नहीं पूछनी चाहिए कि सर पेपर कब होगा। मैं प्रत्येक विद्यार्थी से मेरी हमेशा यही गुजारिश रहती है कि बेटा आप अपना 100% दीजिए, पेपर की डेट की चिंता मत कीजिए। क्लियर? तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। मेरे नए प्लेटफॉर्म जो मैंने अग्रिमा डिफेंस एकेडमी का हमने जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है गरुड़ ऑनलाइन, इसकी टैगलाइन भी है हौसलों की उड़ान। तो ये हौसलों की उड़ान इसीलिए हमने इसे कहा है कि हम ये जो आपको यहाँ प्रश्न दे रहे हैं, हम आपको यहाँ पे जो प्रश्न हल करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न जो है एक नई उड़ान देंगे और आपका ये जो जज्बा है आर्मी में लगने का, ये जो हौसला है आपका आर्मी में लगने का, इसको एक नई उड़ान मिलेगी। इसीलिए हमने इसको नाम दिया है हौसलों की उड़ान। क्लियर? तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। आप अपनी तैयारी को तेज धार देते रहिए, हमारे नए प्रश्नों के साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सहयोगी मित्रों को भी बताइए कि इस पेपर के साथ में आप जो हैं अपनी एक आने वाले समय में एक नई ऊंचाई को छू सकते हैं। इसी आशा के साथ में जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, रक्त के वर्गीकरण की पद्धति किसने दी? रक्त के वर्गीकरण की पद्धति मतलब जो आपके ब्लड ग्रुप बनाए गए हैं, 4 ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, ये चारों ग्रुप जो बनाए थे वो किसने बताए थे? तो जो वर्गीकरण की पद्धति दी थी वो कार्ल लैंडस्टीनर, इसका पूरा नाम है, लैंडस्टीनर ने दी थी। अच्छा, सर्वदाता कौन सा हो जाएगा? ऐसा ग्रुप जिसका ब्लड सभी को चढ़ा सकते हैं तो वो ओ हो जाएगा। सर्वग्राही कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके ए बी। ये नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुए हैं जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीजन किस में नहीं पाया जाता है? किस ब्लड ग्रुप में? तो ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता। अच्छा, अब बात करें अगर कि एंटीबॉडी किस में नहीं पाया जाता है, तो एंटीबॉडी हो जाएगा आपके ए बी के अंदर अनुपस्थित रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी रोग किससे होता है? तो जो ब्लू बेबी रोग है वो आपके नाइट्रेट की अधिकता से होता है। अच्छा, अगर बोले कि पारे से कौन सा होता है तो पारे से आपके मिनीमाता रोग होता है, ठीक है। और आर्सेनिक से बोले तो आर्सेनिक से त्वचा का कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन, पाचक ग्रंथि है, निम्न में से पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो पाचक ग्रंथि आपके अग्नाशय हो जाएगी, जो आपके 3 एंजाइम बनाती है। 3 एंजाइम कौन कौन से हो जाएंगे? एमाइलेज, सेकंड हो जाएगा आपके ट्रिप्सिन और थर्ड कौन सा हो जाएगा? आपके लाइपेज। एमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन करता है, ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है और जो लाइपेज है वो आपके वसा का पूर्ण पाचन करता है। अच्छा, पेट के अंदर पाए जाने वाले 2 एंजाइम कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे आपके पेप्सिन और रेनिन एंजाइम, जो प्रोटीन का पाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? मांसाहारी जीव पाए जाते हैं, शाकाहारी या उत्पादक पाए जाते हैं, या फिर प्राथमिक उपभोक्ता? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं आपके स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट मूत्र के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं? कीट की बात की गई है और उत्सर्जन किस चीज का करते हैं? तो जो कीट है वो आपके अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुणसूत्र किसके बने हुए होते हैं? तो गुणसूत्र जो है वो आपके प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और गुणसूत्र आप सभी को पता है 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा आपके ऑटोसोम और सेकंड हो जाएगा
एलोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि का नाम बोला है तो जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो हो जाएगी आपके यकृत ग्रंथि। अच्छा, अगर बात करें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी की बात करें तो अंतःस्रावी हो जाएगी आपके थायराइड ग्रंथि। अच्छा, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो वो आपके पीनियल काय हो जाएगी, लेकिन पीनियल काय जब ऑप्शन में नहीं हो तो आपके सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, खसरा की जो बीमारी है वो होती है वायरस से होती है, कवक से, जीवाणु से या फिर माइक्रोप्लाज्मा से? तो जो खसरा की जो बीमारी है वो आपके होती है वायरस से, और वायरस से कुछ और भी होते हैं, जैसे पोलियो भी होता है, एड्स भी, और चेचक की बात करें तो वो भी आपके वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक है या जैविक परिवर्तन है? तो दूध से दही बन गया, दैट मीन्स कि अब दही से वापस दूध नहीं बन सकता, मतलब उसकी अवस्था चेंज हो गई, और अवस्था चेंज हो गई मतलब वो केमिकली चेंजेस, मतलब उसमें रासायनिक परिवर्तन हो चुका है। भौतिक परिवर्तन में आपके जैसे मान लो पानी से बर्फ बना तो बर्फ से वापस पानी बनना भौतिक परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? बात अगर न्यूट्रॉन की करते हैं तो जो न्यूट्रॉन पे आवेश होता है वो होता है उदासीन, और जो न्यूट्रॉन की खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने। अच्छा, गोल्डस्टीन ने आपके प्रोटॉन की खोज की थी, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जिसके ऊपर आवेश माइनस या ऋणात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन, वाहनों से उत्सर्जित धुएं में कौन सी धातु पाई जाती है? यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, और पूछा किसका है? धातु का बोला है। अगर वो गैस का बोलता कि कौन सी गैस निकलती है तो फिर कौन सी हो जाएगी? CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन यहां जो क्वेश्चन पूछा है किसके बारे में पूछ रहा है? अपने को धातु के बारे में पूछ रहा है। तो जो वाहनों में जो उत्सर्जित धुएं में जो धातु निकलती है वो कौन सी हो जाएगी? PB, जिसे क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? धनात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक जो ध्रुव से जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है आपके एनोड, और जो ऋणात्मक ध्रुव से जोड़ा जाता है वो हो जाएगा आपके कैथोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके C ऑप्शन, एनोड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो सूत्र होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपके 6.67 इंटू 10 की घात -11, यहाँ ध्यान रखना है 10 की घात -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा आपके kg स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अगर सूत्र पूछ ले तो ये G है, वो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और F r स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा आपके m1 और m2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा कुचालक पदार्थ होता है? कुचालक का मतलब क्या होता है? कि जिसमें से आपके विद्युत का प्रवाह नहीं हो, जिसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं हो, वो कौन सा है इसमें से? तो देखो, लोहा उसमें से तो होता है, तांबा भी होता है, और मानव शरीर में भी होता है, लेकिन लकड़ी में से नहीं होता है विद्युत का प्रवाह, तो आपके कुचालक पदार्थ हो जाएगा यहाँ पे लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, नोबल गैसों में से नोबल गैस कौन कौन सी होती है? तो जो नोबल गैस है वो वर्ग नंबर 18 में रखी गई है, वो आपके हो जाएगी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। अब इसमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो जो आपकी रेडॉन गैस है, कौन सी गैस? रेडॉन गैस है, वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और वर्ग नंबर 18 के तत्वों को नोबल गैस तो कहते ही है, उत्कृष्ट गैसें भी बोला गया है। क्या बोल सकते हैं उसको? उत्कृष्ट गैसें बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो किसी से क्रिया नहीं करती है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होते हैं जो क्रिया करने के लिए होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, कौन सा महाद्वीप
मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, यानी ऐसा महाद्वीप जहां पर मरुस्थल नहीं है, रेगिस्तान नहीं है। तो इस सवाल का सी जवाब होगा, वो है ऑप्शन नंबर बी। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, यानी रेगिस्तान नहीं है। वहां पे समुद्र है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, यह इसका एक और अन्य नाम है। एशिया महाद्वीप को आप जानते ही हो, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप हमारा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, महाद्वीपों का महाद्वीप। इसको बोलते हैं महाद्वीपों का महाद्वीप। महाद्वीपों का महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को बोलते हैं काला या अंध महाद्वीप। काला या अंध महाद्वीप, ये मित्रों अफ्रीका महाद्वीप का अन्य नाम है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम क्या बोलते हैं, प्यासी भूमि का महाद्वीप। प्यासी भूमि का महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या उपनाम है। प्यारे साथियों, मैंने आपसे यह पूछा कि कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, उसका जवाब पड़ा है यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं मित्रों। अगला सवाल है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। मैंने आपसे यह पूछा है भूटान का राष्ट्रीय खेल, तो साथियों भूटान का राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, बेसबॉल की प्रत्येक पक्ष यानी प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। मैंने आपसे यह पूछा बेसबॉल की प्रत्येक टीम के अंदर कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो अपना जवाब होगा 9, ऑप्शन नंबर ए 9। 9 खेलते हैं बेसबॉल के अंदर। 11 खिलाड़ी खेलते हैं, आप जानते ही हो, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल के अंदर। ये 3 ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसके अंदर 11 खिलाड़ी प्रत्येक टीम से खेलते हैं। 15 खिलाड़ी आप जानते ही हो, रग्बी फुटबॉल से 15 खिलाड़ी खेलते हैं एक टीम से। और 7 खिलाड़ी खेलते हैं वाटर पोलो में। वाटर पोलो में मित्रों 7 खिलाड़ी खेलते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है, यानी यहां मैंने आपसे उस जगह का नाम पूछा है जहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। तो यहां इस सवाल का जो राइट जवाब होगा वो होगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, अजमेर। अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन की फेमस दरगाह भी है और वहीं पर ही इनका उर्स मनाया जाता है। आगरा के अंदर आप जानते हो क्या है, आगरा के अंदर ताजमहल है। ठीक मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कंस मेला का आयोजन कहां होता है। कंस मेला का आयोजन मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। मथुरा के अंदर कंस मेला का आयोजन होता है। कोटा के अंदर होता है, फेमस है ये भी, विजयादशमी मेला। विजयादशमी का मेला कोटा, ये भी फेमस है। रावण को लेके होता है ना विजयादशमी का मेला, ये कोटा का फेमस है। इलाहाबाद के अंदर आप जानते ही हो कुंभ का मेला लगता है, ये भी बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है कुंभ का मेला। मथुरा बता दिया मैंने आपको, कंस का मेला। और सोनपुर ये भी फेमस है, यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा क्या पशु मेला। हाँ साथियों, पशु मेला यहाँ पे लगता है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार। ठीक साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार या लेखक का नाम मैंने आपसे पूछा है। तो रघुवंश महाकाव्य के लेखक अपने फेमस है बहुत ही, ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। कालिदास का फेमस रघुवंश महाकाव्य। कल्याण की फेमस पुस्तक है रास तरंगिणी। रास तरंगिणी।
ये कलन की फेमस किताब का नाम है। विष्णु शर्मा, इनकी फेमस पुस्तक आप जानते हो पंचतंत्र, ये पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। ठीक साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, यानी इन चारों में से गुलाबी क्रांति किस चीज के लिए हुई थी। तो मित्रों, गुलाबी क्रांति होती है झींगा मछली उत्पादन के लिए, झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए होती है गुलाबी क्रांति। दूध के लिए आप जानते हो श्वेत क्रांति। ठीक साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। तो मित्रों, मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए एपीकल्चर, ये होता है मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर, ये होता है बागवानी को लेकर, बागवानी, बागवानी का संबंध होता है हॉर्टिकल्चर से, यानी बाग बगीचे लगाना, पेड़ पौधे लगाना, सजावटी पौधे लगाना, इसको बोलते हैं बागवानी, और इसको हम साइंस की भाषा में बोलेंगे हॉर्टिकल्चर। एक है पीसीकल्चर, ये होता है मछली पालने के लिए या मछली उत्पादन को लेकर, मछली उत्पादन को लेकर होता है पीसीकल्चर। अपना सवाल मधुमक्खी पालन, इसके लिए होता है एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा सवाल अगला देखिए, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर, मतलब ऐसा मंदिर जिसको हम चूहे का मंदिर भी बोलते हैं, चूहे। तो मित्रों, राजस्थान में है ये। राजस्थान में कहां पर? बीकानेर जिले के अंदर। इसका नाम मिलता है हमको करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर, इसको हम चूहे का मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे बीकानेर राजस्थान में स्थित है। बीकानेर देशनोक, एक छोटा सा गांव है देशनोक, वहां पर ये मंदिर है, और आज ये आप जानते ही हो ये राजस्थान में है। लिंगराज का मंदिर, साथियों लिंगराज का मंदिर है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। ये भुवनेश्वर उड़ीसा, यहां पे फेमस लिंगराज का मंदिर है। कामाख्या माता का मंदिर, ये भी बहुत फेमस मंदिर है, ये स्थित है अपने असम के अंदर। कामाख्या, ये ऊपर मात्रा नहीं आएगी मित्रों। कामाख्या माता का मंदिर ये अपने असम राज्य में बहुत ही फेमस मंदिर है। और लास्ट है पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये साथियों ये स्थित है केरल के अंदर, केरल राज्य में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है केरल राज्य में। अपना सवाल था चूहों का मंदिर, ऑप्शन नंबर ए करणी माता का मंदिर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल कह रहा है हरिप्रसाद चौरसिया निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए क्या प्रसिद्ध है। तो साथियों फेमस बांसुरी वादक हुए हरिप्रसाद चौरसिया। तो यह राइट आंसर क्या होगा? बांसुरी। इसके लिए कौन फेमस है? हरिप्रसाद चौरसिया। तबला, तबले के लिए आप जानते ही हो जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन ये फेमस तबला वादक हुए। एक और इनके साथ साथ है, उनका नाम भी बहुत फेमस हुआ है वर्तमान में, उनका नाम है गुदेई महाराज। गुदेई महाराज ये भी फेमस तबला वादक है। ठीक साथियों, बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 15 जनवरी को किस रूप में हम लोग मनाते हैं? 15 जनवरी तो साथियों बहुत ही अच्छा आन बान शान हमारी आर्मी के लिए हम लोग मनाते हैं थल सेना दिवस 15 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। वायुसेना दिवस मित्रों अभी चला गया हाल ही में ही 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। नौसेना दिवस यानी नेवी डे यह मनाते हैं 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर नौसेना दिवस। और मतदान दिवस ये भी अच्छा सवाल है, यह मनाते हैं 25 जनवरी को, यह मनाते हैं भारत के अंदर राष्ट्रीय मतदान दिवस। ठीक साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनकार कौन है? मैंने वो पूछा आपसे। ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन के अंदर राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनकार का मैंने आपसे नाम पूछा है। तो साथियों यह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय ध्वज का क्या डिजाइन किया। चलिए साथियों आगे बढ़ते अगला सवाल।
अगला सवाल है डेविड वार्नर, एक खिलाड़ी का नाम है। ये खिलाड़ी किस देश के लिए क्या क्रिकेट खेलता है? डेविड वार्नर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है डेविड वार्नर। ठीक साथियों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? यानी डूरंट कप नाम की एक ट्रॉफी है, ये एक कप है और ये किस खेल के अंदर दिया जाता है? तो यहाँ इसका जवाब होगा राइट, वो है फुटबॉल। फुटबॉल के क्षेत्र में मिलता है डूरंट कप। और साथियों, अब हमारा लास्ट सवाल है जीके का इस सीरीज का, वो है एसेज। एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो मित्रों, एसेज शब्द क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट की एक होती है प्रतियोगिता, उसको बोलते हैं टेस्ट मैच। एक टेस्ट मैच की सीरीज होती है जो चलती है 5 दिन तक। टेस्ट मैच ये चलता है 5 दिनों तक। और इस टेस्ट सीरीज का नाम है एसेज टेस्ट सीरीज, जो सिर्फ 2 देशों के मध्य होती है। एक तो इंग्लैंड जो क्रिकेट का जन्मदाता देश है, और एक ऑस्ट्रेलिया जहां पर क्रिकेट बहुत ही फेमस है। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल भी क्या है? क्रिकेट है। और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल भी क्रिकेट है। इन 2 देशों के मध्य केवल क्या होती है? एसेज टेस्ट श्रृंखला। ठीक साथियों, आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।